आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मीनिंग को समझेंगे। आखिर क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, क्या ये किसी फिजिकल क्वांटिटी की प्रॉपर्टी होती है, और इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम फार्मूला भी डिराइव करेंगे और ये देखेंगे कि आखिर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड से किस तरह से रिलेटेड है, किस तरीके से ये सरफेस एरिया से रिलेटेड है। ये सब कुछ आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, ये जो वर्ड है फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो फ्लो कर रही है, जो फ्लो कर रही है, मतलब काइंड्स ऑफ फ्लो, मतलब एक प्रकार का फ्लो। किसका फ्लो? इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपनी फ्लो करती है किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में। और हमें ये पता है कि इसका दूसरा नाम भी होता है लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स, फोर्स की लाइंस, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं से रिप्रेजेंट होती है। तो जो फ्लो हो रहा है किसका हो रहा है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हो रहा है, लाइंस ऑफ फोर्स का हो रहा है। उसी फ्लो को हम कहेंगे फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब यही होगा, कुछ जो है फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रही है, लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। डेफिनेशन कहती है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये कुछ नहीं, बस क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं? और ये भी ध्यान देना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया नॉर्मली, यानी कि उस यूनिट एरिया से, जो एरिया का वेक्टर है उसके साथ जीरो एंगल बनाते हुए, या फिर कहें कि जो सरफेस है, जो प्लेन है, ठीक है, जो एरिया वाला जो प्लेन है उससे नॉर्मली निकलते हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर यूनिट एरिया से उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनका जो नंबर है काउंट करने के बाद जो भी आता है 100, 200, 50, 150, 200 जो भी है, जो आता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। और वो पास होनी चाहिए नॉर्मली, ध्यान देना है, नॉर्मली पास होनी चाहिए, ठीक है। अब देखें, रिप्रेजेंटेशन को समझ लेते हैं कि आखिर ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट भी तो किया जाता है, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, इसे फाई कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है तो हम यहाँ ई लिख देते हैं इलेक्ट्रिक के लिए, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम। अगर यहाँ एम लिखे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी हो सकता है, इस वजह से हम यहाँ एफ फाई ई लिखेंगे। फाई ई का मतलब हो गया सीधा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये हमने बताया, अभी डेफिनेशन से पता चला, ये तो फ्लो होता है, फ्लो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो। और दूसरे टर्म में इसकी डेफिनेशन ये बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर है, जो काउंटिंग है, दैट इज व्हाट? द फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्लियर है? तो हमने लिख दिया भाई। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करते हैं हम? n से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लिया कि हमारे पास एक कोई सरफेस है, कोई एरिया है, ये एरिया है हमारे पास। एरिया को थोड़ा ऐसे बनाते हैं, ये एरिया है हमारे पास, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ऐसे पास कर रही हैं, कुछ नंबर्स में है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही हैं। इसे हम सपोज दैट कि n इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। इसका एरिया जो हमने लिया है, सपोज दैट ये छोटा सा एरिया है, डेल्टा एस सपोज कर लेते हैं। इस एरिया से नॉर्मली, यानी 90 डिग्री बनाते हुए, यहाँ से इसके प्लेन से 90 डिग्री बनाते हुए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी वही उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो n हमने लिख दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पर अपनी मर्जी से हम डेल्टा एस से डिवाइड कर देते हैं और डेल्टा एस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा एस से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो मैटर है यहाँ देखिए, n अपॉन डेल्टा एस है। अभी हमने जस्ट इसके पहले वाली क्लास में पढ़ा है कि भाई जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं पर यूनिट एरिया हैं, वो क्या है भाई? ध्यान देंगे, यहाँ जो एरिया होगा उस एरिया की बात होगी, यूनिट एरिया की बात नहीं होगी। दैट लिखा जाएगा, दैट एरिया। अगर यूनिट एरिया से पास कर रहा है वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। n अपॉन डेल्टा एस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
इससे हम परिचित हैं, पहले से हम जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, ये तो होता है भैया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी जगह लिख देते हैं ई, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ गया। और वेक्टर ना लिखें क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, हम नॉर्मली ले रहे हैं कि नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जितनी पास कर रही हैं वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो यहाँ पर क्या करें, डेल्टा एस कर देते हैं, बाकी डेल्टा एस तो बचा हुआ है मल्टीप्लिकेशन में। ये हो गया फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ डॉट का मतलब सीधा सा मल्टीप्लिकेशन है और कुछ मतलब नहीं है। डॉट का मतलब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ वेक्टर फॉर्म में हमने नहीं लिखा हुआ है। हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसको पहले ही ऑलरेडी परपेंडिकुलर ले लिया है, इस वजह से ये हो गया। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो ई बराबर लिखते हैं एन अपॉन में एरिया लिखते हैं। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम पहले से जानते हैं। इसके जस्ट पहले हमने पढ़ा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ा था उसमें ये आया था। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना है आपको, ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ ये जो सरफेस है, ये जो प्लेन है, वहाँ से कितना डिग्री एंगल बनाते हुए जा रही हैं? 90 डिग्री एंगल बनाते हुए। मतलब थीटा इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर? यहाँ 0 है, थीटा इक्वल्स टू 0 है। इस वजह से ऐसा आया है। ऐसा क्यों हो रहा है देखें, हमने कहा कि 90 डिग्री बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके प्लेन से। मान लीजिए ये प्लेन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो ये जो प्लेन है इससे 90 डिग्री तो बना रही हैं। ऐसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन यहाँ 0 क्यों लिखा हमने? क्यों भाई? क्योंकि ये जो वेक्टर है, ये जो एरिया है, ये भी एरिया का वेक्टर लिखा जाएगा और ये एरिया वेक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना एंगल बनाएंगे उस एंगल को यहाँ थीटा कहा जाएगा, उसको कंसिडर किया जाएगा। अब होगा क्या, ये जो है ये अपना एक एरिया है। इस एरिया का वेक्टर क्या होगा? एरिया वेक्टर होगा बाहर की तरफ से इस तरीके से होगा, या तो फिर इधर होगा राइट वर्ड या डाउन इधर लेफ्ट वर्ड होगा। तो अगर राइट वर्ड हमने लिया तो ये एरिया वेक्टर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 0 डिग्री के एंगल के लिए मतलब जो एरिया वेक्टर है उसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो एंगल है वो 0 है, उसके केस में ये फार्मूला आता है, ठीक है। लेकिन अब जरा देखें कि अगर मान लिया कि हमारे पास जो एरिया वेक्टर है, जो छोटा सा एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ, यानी कि जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ 0 डिग्री नहीं बना रहा है, कुछ और एंगल बना रहा है। तो यहाँ उसके लिए देखते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा एरिया है जिससे पास करती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 0 डिग्री एंगल नहीं बना रही। मतलब अगर ये इसका एरिया वेक्टर ये दिख रहा है हमें, इसे एन कैप से रिप्रेजेंट करते रहे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपनी जो है कुछ ऐसे निकल रही हैं, ठीक है, ऐसे पैरेलली जा रही हैं। और ऐसे जब निकलेंगी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पकड़ते हैं और देखते हैं कि ये कितना एंगल बन रहा है। यहाँ पे मान लिया थीटा एंगल बन रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जिससे हम क्या कर रहे हैं भाई, ई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हुआ, ये समझ में आया कि मतलब यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर है, जो एरिया का यूनिट वेक्टर है, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ 0 डिग्री नहीं है, तो 0 डिग्री नहीं है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक अलग फॉर्मूला आएगा। वो क्या आएगा भाई? अपने पास हम क्या करेंगे, फाई लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई बराबर में क्या होगा, ये अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका ऐसा कंपोनेंट लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इसकी डायरेक्शन में हो। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, अगर इसको हम रिजॉल्व करेंगे इसके 2 कंपोनेंट आएंगे, एक वर्टिकली अपवर्ड होगा, एक इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। थीटा जिधर है उधर हम क्या करते हैं, इधर इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसका कंपोनेंट आएगा ई साइन नहीं, यहाँ पर कॉस थीटा आता है क्योंकि थीटा की तरफ जो है कॉस थीटा आता है, ई कॉस थीटा, और इधर की तरफ क्या आएगा, ई साइन थीटा। क्लियर है? तो हम ऐसा कंपोनेंट लेंगे जो इस यूनिट एरिया वेक्टर की तरफ है, एरिया वेक्टर से कितना एंगल बना रहा हो, 0 डिग्री एंगल बना रहा हो, उसी की डायरेक्शन में हो, उसी की दिशा में हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ई कॉस थीटा ले लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे उसका एरिया का। ये जो एरिया है यहाँ पर जो छोटा सा एरिया है डेल्टा एस, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हम डेल्टा लिखें तो यहाँ डेल्टा फाई भी लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो हमने शुरुआत में लिखा था फाई, वहाँ भी क्या लिख लेंगे, डेल्टा फाई लिख लेंगे। और ये आया कितना था, ई, और डेल्टा ऐसा आया था, ठीक है, ये वैल्यू आई थी 0 डिग्री के लिए। लेकिन यहाँ देखें हमने क्या करना पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड को ये जो एरिया वेक्टर है उसकी
दिशा में, उसकी डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करना पड़ा है, उसका कंपोनेंट निकालना पड़ा है इस डायरेक्शन में, या फिर ऐसा कर सकते हैं आप कि जो एरिया वेक्टर है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कंपोनेंट इसका निकाल लें, बात बराबर है। अगर हम इसको क्या करेंगे, एरिया वेक्टर को निकालेंगे तो ये डेल्टा एस एन नॉट एन कैप होगा, इसको जब करेंगे तो डेल्टा एस कॉस थीटा आ जाएगा, बात वही होगी, कॉस थीटा आना ही आना है यहाँ पर। अब देखें कि अगर ये ई कॉस थीटा है, अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, ई लिखा फिर डेल्टा एस लिखा, ये भी एक वेक्टर है भाई, उसके बाद कॉस थीटा लिख दिया, ये क्या दिखाई दे रहा है हमें, ऐसा दिखाई दे रहा है, ये तो हमें डॉट प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का और इस एरिया का, एरिया वेक्टर का। तो ये अपना जो डेल्टा फाई है वो इस तरीके से आ गया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका और एरिया का डॉट प्रोडक्ट है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है भाई, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एरिया का दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। तभी अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, मैग्नीट्यूड यहाँ लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये मैग्नीट्यूड है, और उसके बाद यहाँ भी मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे जिसको हम मॉड में कर दें, या फिर अगर हम यहाँ वेक्टर ना लगाते हैं तब भी मतलब वही होता है। अगर हमने ई लिखना है और ऐसे लगा दें, ये मैग्नीट्यूड हो गया, या फिर ई लिखें इसके ऊपर वेक्टर ना लगाएं तो ये मैग्नीट्यूड हो जाता है। ये दोनों क्या है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड को। ध्यान देना बच्चे, यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कैसे हम मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करें, कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करें, ऐसे बार लगाएंगे या तीर बनाएंगे तो वेक्टर होगा, लेकिन अगर मॉड ले लिया इसी वेक्टर का तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अगर हमने उसी क्वांटिटी को ऐसे सिंपली लिखा है इस सिंबल के फॉर्म में और इसके ऊपर ना तो हमने तीर लगाया है ना ही बार लगाया है, तो ये सीधे सीधे मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो हमने यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखा है ऊपर साइड में, लेकिन नीचे क्या लिखा है, वेक्टर लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, ई लिख सकते हैं और डेल्टा एस लिख सकते हैं, कॉस थीटा हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट यही होता है, दोनों वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं, दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको लिखते हैं। इतना समझ में आया, बिल्कुल सिंपल था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो है कॉन्सेप्ट कि भाई ये कुछ नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पासिंग थ्रू दैट एरिया, जो एरिया हम ले रहे हैं उस एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, और वो भी नॉर्मली पास कर रही हैं। नॉर्मली पास कराना है, उस एरिया से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए जाएंगी, या फिर कहें कि उस एरिया वेक्टर से 0 डिग्री एंगल बनाते हुए। ठीक है, बात दोनों अलग अलग है। अगर एरिया का प्लेन लिया जाएगा, उस एरिया का प्लेन लिया जाएगा तो उसके साथ एंगल बनना चाहिए 90 डिग्री का। अगर एरिया वेक्टर लेंगे तो इलेक्ट्रिक लाइंस का उसके साथ एंगल बनना चाहिए एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री का, तब ये फार्मूला आता है। और अगर 0 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, कुछ और एंगल बन रहा है, तो इसके लिए ये फार्मूला है। ठीक है, अगर हम क्या करें, इसी में थीटा इक्वल टू 0 रख देते हैं, इफ़ थीटा इक्वल टू 0, तो क्या होगा, ये जो अपना फाई ई है, डेल्टा फाई ई, यहीं पर थीटा इक्वल टू 0 रख दें तो ई हो जाएगा, ई इसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का, और डेल्टा एस लिखेंगे एरिया हो जाएगा, और कॉस 0 जब लिखेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, सीधे सीधे इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और फाइनली ई और डेल्टा एस मिल जाएगा हमें, ये मिलेगा डेल्टा फाई ई की वैल्यू। सेम यही आ गया जो यहाँ पर था। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट देखना है कि आखिर इसकी यूनिट क्या होती है भाई, यूनिट ऑफ फाई ई। फाई ई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या यूनिट होती है, यहाँ पर देखेंगे इसकी क्या यूनिट होती है। यूनिट के लिए सीधे से हम फार्मूले पर जाते हैं। फार्मूला अपना सिंपल सा ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी यूनिट होती है, क्या है भाई, अपना फाई ई। सबसे पहले हम फार्मूला ही लिख लेंगे, जो फाई ई है वो क्या है, ई और डेल्टा क्या है, एस है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर कूलाम होता है। इनटू में क्या करना है कि एरिया है तो मीटर का स्क्वायर लिखेंगे, हो क्या जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, या फिर इसको लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये कूलाम के ऊपर हम -1 लगा देते हैं। ये यूनिट हो गई। एक दूसरी यूनिट भी होती है जो हम वोल्ट के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि भाई हम जानते हैं कि ई और वी में ये रिलेशन होता है, ई इक्वल टू वी अपॉन एक्स होता है। एक्स जहाँ पर डिस्टेंस है, वी है वोल्टेज, ई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है ही। तो अगर हमने यहाँ से देखा जाए, वी का जो यूनिट होता है वोल्ट होता है, वोल्ट, और ये जो डिस्टेंस है उसका मीटर होता है। एक दूसरी यूनिट हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, तब हमारे पास फाई ई की अलग यूनिट आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम यूनिट लिखेंगे तो वोल्ट पर मीटर होगा,
वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, और उसके बाद यहाँ पर मीटर स्क्वायर पहले से है, 1 मीटर स्क्वायर में से 1 मीटर यहाँ कट जाएगा और आएगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इसकी यूनिट हो गई। तो 2 यूनिट हमारे पास है, वोल्ट मीटर और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये 2 यूनिट हमारे पास आ गई किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। और हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, फ्लक्स का मतलब होता है सीधा सा फ्लो। फ्लो किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में, या फिर लाइंस ऑफ फोर्स के फॉर्म में इनका फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो हो रहा है। तो आज हमने पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जो इसका इंट्रोडक्शन था वो समझा। आगे हम क्या करेंगे, इस फ्लक्स के बारे में गॉस लॉ से समझेंगे। गॉस लॉ से इस फ्लक्स का जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी हम एक्सप्रेशन यहीं से निकालेंगे गॉस लॉ को यूज़ करते हुए। गॉस लॉ अपना जो है सरफेस पर काम करता है। एक हम छोटा सा सरफेस लेते हैं और उस सरफेस को इंटीग्रेट करके हम गॉस लॉ अप्लाई करते हुए, और फिर गॉस लॉ जो कहता है उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए और फ्लक्स के लिए, सबके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। तो इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन, जिसमें आई होप कि आप सबको ये बिल्कुल सही तरीके से समझ में आया होगा। छोटी छोटी बातें हमने बताई हैं जो बिल्कुल ज़रूरी होती हैं याद रखना, क्योंकि देखें कभी कभी बच्चे यहाँ पर क्या मिस्टेक करते हैं, एरिया और एरिया, जो एरिया है उसका और उसका एंगल, एरिया के प्लेन का एंगल और एरिया वेक्टर का एंगल, इसमें कन्फ्यूज़न होती है। तो हमने बताया कि नहीं भाई, यहाँ पर जो एरिया वेक्टर का एंगल है उसको लिया जाएगा। एंगल जो थीटा है वो एरिया वेक्टर का एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है, ना कि उसके प्लेन का, उसके सरफेस का नहीं। सरफेस का नहीं, ये जो सरफेस का वेक्टर है, एरिया का वेक्टर है, उसके साथ जो एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको थीटा कहा जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें याद रखना पड़ेगा, और तभी न्यूमेरिकल को हम सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे फिजिक्स में। आई होप कि आप सबको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।